अस्सलाम वेलकम बैक। आज हम पोस्टमार्टम इन्फेक्शंस एंड हेमरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक इस पीपीटी में डिस्कस किए हुए। पहले इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है, उसके बाद हेमरेज है। सो वी विल स्टडी अबाउट बोथ। इसमें कुछ चीज़ें जो कि थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेंगी, थोड़ी सी इसमें टर्मिनोलॉजीज़ है। पेपर के हवाले से हम पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, उस पर मतलब फोकस करेंगे। बाकी आपके पास पीपीटी होगी तो आप ऐसे पढ़ लीजिएगा नॉलेज के लिए, और ज़्यादा हम इसमें मतलब लेंदी नहीं करेंगे। सो पोस्टपार्टम इन्फेक्शन जो है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पार्टम यानी कि डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के बाद जो इन्फेक्शंस होते हैं किसी भी फीमेल को, उसको हम पोस्टपार्टम इन्फेक्शन कहते हैं। अब ये जो है इन्फेक्शन ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट, वही बात कि चूँकि जेनाइटल के थ्रू जो सेक्सुअल ऑर्गन के होते हैं, वेजाइना, उसके ज़रिए डिलीवरी होती है, तो उसमें ज़ाहिर है इन्फेक्शंस होंगे। अब या तो ज़रूरी नहीं कि डिलीवरी की वजह से हो, कभी कभी एबॉर्शन हो जाता है, बच्चा ज़ाया हो जाता है, उसके बाद जो है इन्फेक्शंस होते हैं। अब जितने भी इन्फेक्शंस हो विद इन 28 डेज, मतलब आज बच्चा पैदा हो गया और आज से लेके आगे का जो एक महीना है, 30 दिन, 28 डेज, ठीक है, इस बीच में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं इसको हम पोस्ट पार्टम इन्फेक्शन कहते हैं। और ये ज़्यादातर बैक्टीरिया या किसी वायरस की वजह से, ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस है या क्लोस्ट्रीडियम है, इकोलाई है, ये बैक्टीरिया के नाम है जो इन्फेक्शंस करवाते हैं। अब यहाँ पे प्यूरपेरल इन्फेक्शन जो है, ये तकरीबन फीमेल में डेथ का तकरीबन 6 कॉमन या 6 लीडिंग कॉज है, यानी कि फीमेल में मरने का जो सबब है उसमें छठे नंबर पे ये पोस्टपार्टम इन्फेक्शन है अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं यूट्रस में, और सराउंडिंग जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल को अगर सपोर्ट ना किया जाए, कोई ट्रीटमेंट ना की जाए टाइम पे, तो वो डेथ की तरफ जा सकती है। और इन इन्फेक्शन को हम प्यूरपेरल सेप्सिस या फिर पोस्टपार्टम मेट्रियाटिस कह सकते हैं। मेट्रियासिस हमें पता है, या मेट्रो का वर्ड जो होता है ये हम यूट्रस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मेट्रियाटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ या इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस। ठीक है, अब इस तरीके के जो इन्फेक्शन हो, यूट्रस के हो या यूट्रस के सराउंडेड जितने भी टिश्यूज हो, उसको हम प्यूरपेरल सेप्सिस या फिर पोस्टपार्टम मेट्रियाटिस कहते हैं। ठीक है, ये वही आपको बैक्टीरिया वगैरह का बताया गया है। सो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस किस वजह से ये पोस्टपार्टम इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले सिजेरियन सेक्शन, यानी कि जो सी सेक्शन के थ्रू बच्चे पैदा की जाती हैं, तो उस सेक्शन से कुछ बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और वो बैक्टीरिया अंदर जाके वेजाइनल इन्फेक्शन और यूट्रल इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं जो आसपास के होते हैं। ठीक है, प्रीमेच्योर यानी कि वक्त से पहले ही, या बहुत ज़्यादा कंप्लीटली वो ख़राब हो जाएं। इसके अलावा मल्टीपल वेजाइनल एग्जेम्स, कोई फीमेल ऐसी है जो बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस करवाती हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाती हैं, बार बार जो है उसका वेजाइनल एग्जामिनेशंस होती हैं, तो वो बार बार एग्जामिनेशंस की वजह से भी बैक्टीरिया वगैरह जा सकते हैं अंदर। इसके अलावा मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा, डिलीवरी के बाद जो है वो प्लेसेंटा हाथों से रिमूव करते हैं, यानी कि अंदर हाथ डाल के रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि जब हाथ डाल रहे होते हैं तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें अंदर जा सकती है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग लेबर, लेबर या डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, तो इसमें भी हो सकता है। और अदर कॉजेज़ ऑफ फीवर फॉलोइंग डिलीवरी इंक्लूड, उसमें क्या हो सकता है जिससे डिलीवरी के बाद मुख्तलिफ किस्म के मसले हो सकते हैं, ज़्यादातर फीवर। तो इसमें ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट, यानी कि ब्रेस्ट का सख्त हो जाना जैसे डिलीवरी में होता है। ठीक है, और उसमें जो है टिश्यू बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शन ऑफ द एब्डोमिनल इंसिजन, जो सी सेक्शन वगैरह करवाया है, अगर वहीं पे इन्फेक्शन हो गया तो इसकी वजह से फीवर वगैरह हो सकता है। या फिर एपिजियोटमी एंड एटेलेक्टेसिस, एपिजियोटमी जो है, जो जब बर्थ होती है बच्चे की, तो अगर बच्चा बहुत बड़ा होता है और बाहर नहीं आ रहा होता है तो वेजाइना में कट्स लगाए जाते हैं, जिसको हम एपिजियोटमी कहते हैं। तो उस कट्स की वजह से, चूंकि एक किस्म का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी
फीवर हो सकता है। और एटेलेक्टेसिस हमने पढ़ा था लंग्स का एक डिसऑर्डर है जिसमें लंग्स सिकुड़ जाते हैं, कंट्रैक्टेड रहते हैं और गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब साइन इन सिम्टम क्या होते हैं फीवर के? हमें पता है कि जब टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ जाए, 38 पे चला जाए, 100 फ़ारेनहाइट पे चला जाए, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा, इसको हम फीवर कहते हैं, ये तो हमें पता है। और ये चीज़ अगर तकरीबन 2 दिन तक हो, यानी कि पोस्टपार्टम पीरियड चल रहा है डिलीवरी के बाद, पहले 24 आवर को हटा के पहला दिन हम उसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि पहला दिन हो सकता है फीवर, वो नॉर्मल होता है क्योंकि इतनी बड़ी डिलीवरी हुई है और फीमेल एक बड़े स्टेप से गुजरी है, तो पहले 24 आवर्स को हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद जो 10 दिन होते हैं, जो नॉर्मली 11 दिन बनेंगे ना, क्योंकि आपने पहला दिन काउंट नहीं किया, तो जो 10 दिन होते हैं उसमें अगर 2 दिन तक फीवर रहे, तो ये पोस्टपार्टम इन्फेक्शन का बताते हैं आपको, यानी कि 2 दिन फीवर है तो आपको पता चलना चाहिए कि इनको पोस्टपार्टम इन्फेक्शन हो रहा है। ओके, इसके अलावा उसमें और क्या क्या मसले हो सकते हैं, जैसे मलेज, सुस्ती होगी, एनोरेक्सिया, खाना खाने को दिल नहीं करता, टेकिकार्डिया, चेल्स, हार्ट बीट फास्ट होता है, ठंड लग रही होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, स्पेशली पेल्विक पेन, और वेजाइना से कुछ इस तरह डिस्चार्ज आ रहे होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। ठीक है, और WBCs बढ़ेंगे क्योंकि इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, वो तो हमें पता है। ठीक है, अब डायग्नोज जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया हमें वहाँ मिलेंगे, नज़र आएंगे, आप टेस्ट वगैरह करोगे तो पता चल जाएगा। रप्चर मतलब कल्चर वगैरह जो करते हैं, तो वेजाइना या कल्चर से तो बहुत कम पता चलता है, लेकिन बैक्टीरिया आपको मिल गए तो ये एक डायग्नोज हो सकता है। इसके अलावा CT स्कैन, एक्सरे वगैरह भी करवा सकते हैं अगर ज़रूरत हुई तो। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? ट्रीटमेंट में हम वाइटल साइन वगैरह देखेंगे हर 1 से 2 घंटे बाद, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही होती है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम मतलब उस टाइम में 1 घंटे से 2 घंटे बाद हम उसके वाइटल साइन चेक करेंगे, फ्लूइड वगैरह देंगे, IV लाइन उनको मेंटेन करेंगे, और यूरिन DR और ब्लड कल्चर वगैरह देखते हैं, करवाते हैं टेस्ट, और उनको पेड्स लगाए जाते हैं। तो पेड्स जो है वो 1 से 2 घंटे बाद हम देखते हैं कि पेड में ब्लड कितना आ रहा है, ब्लड का कलर कैसा है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, एज ए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ट्रीटमेंट में भी ये सब आता है। इसके अलावा हम उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस को ट्रीट करवाते हैं, यानी कि कहीं भी इन्फेक्शन हो बॉडी में, स्पेशली अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये एक इन्फेक्शन के लिए कोई एक एंटीबायोटिक नहीं दे, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, तो हम ऐसे एंटीबायोटिक देते हैं जो इन सबको एक साथ डील करें। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे इसमें एम्पाइसिलिन और जेंटामाइसिन लिखा हुआ है, ओरल या इंट्रावेनसली हम इसको देते हैं। अच्छा, अब इसमें वही बात कि हम एंटीबायोटिक्स देंगे, साथ साथ में उनको जो है सेट्स बात करवाएंगे। सेट्स बात हमें पता है कि मरीज को गर्म, मतलब थोड़ा सा नीम गर्म पानी होता है उसमें बिठा देते हैं, और उस पानी की वजह से जो है वो बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं। इसके अलावा उसको फॉलर पोजीशन में लेटा देते हैं। फॉलर पोजीशन वैसे बैठने का एक पोजीशन होता है जिसमें मरीज की जो कमर होती है वो पीछे की तरफ लगी होती है और वो रिलैक्स बैठा होता है। ठीक है, एक हाई पोजीशन में, और उससे फिर हम एक ड्रेनेज ट्यूब लगा के जितना भी फ्लूइड वगैरह होता है, अंदर जो पस होता है, वो निकाल देते हैं। इसके अलावा उसको हर रोज तकरीबन IV के जरिए 3000 से 4000 cc इतना फ्लूइड देते हैं, और यूट्रस को जो है हम कंट्रैक्टेड रखते हैं। यूट्रस कंट्रैक्टेड क्यों रखें? ताकि इससे ब्लड ना जाए, और ब्लड ना जाने के लिए हम एक किस्म के मेडिसिन देते हैं जिसको हम कहते हैं मेथर्जिन, जो ब्लड क्लॉट करवाते हैं या ब्लड को रोकते हैं। ठीक है, और यूट्रस उसकी वजह से कंट्रैक्टेड रहता है। अच्छा, इसके अलावा अगर दर्द हो तो एनाल्जेसिक्स वगैरह देंगे, और नेजोगैस्ट्रिक सक्शन करवाएंगे। नेजोगैस्ट्रिक सक्शन क्यों करवाते हैं? क्योंकि जब वो खा रही होती है कुछ, तो उसका इंटेस्टाइन और जो वो है स्टमक, वो उसमें मतलब वो खाना जाएगा, और उसकी प्रेशर की वजह से यूट्रस पे मतलब प्रेशर पड़ सकता है, तो हम वो चीज़ें निकाल देते हैं। और हम नहीं चाहते कि इन्फेक्शंस मज़ीद फैले, तो हम ये नेजोगैस्ट्रिक सेक्शन करवाते हैं। अगर उसकी वजह से पेरोटिनाइटिस है, पेरोटिनाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरोटोनियल कैविटी होती है ना, जो एब्डोमिन के इर्द गिर्द एक लेयर होती है, उसको पेरोटोनियम लेयर कहते हैं, उसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर हम ये नेजोगैस्ट्रिक सेक्शन वगैरह करवाते हैं।
अब इसकी वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से जो मसले हो सकते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन मजीद हो सकती है, वो पेल्विक सेलुलाइटिस और पेरिटोनाइटिस है। जो पेरिटोनाइटिस मैंने आपको बता दिया कि जो पेरिटोनियम लेयर है एब्डोमिन के इर्द गिर्द, ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए। पेल्विक सेलुलाइटिस जो है ये असल में मतलब ये, इसको हम दूसरा नाम पेरीमेट्रियाटिस कहते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया, पेरीमेट्रियम एक लेयर होती है यूट्रस के बिल्कुल इर्द गिर्द, उसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। मतलब यूट्रस पूरा इन्फ्लेम्ड हो जाए, दैट इज पेल्विक सेलुलाइटिस, आप उसको कह सकते हो। अच्छा, अब इसमें हम इसको मना कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकते हैं? तो हम चूंकि ब्लड जा रहा होगा और डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस होता है, तो हम एनीमिया को ट्रीट करेंगे, ठीक है, बैलेंस डाइट देंगे, एसेप्सिस का ख्याल रखेंगे कि कोई भी जरासीम वगैरह पे वहाँ पे जमा ना हो, ठीक है, और डिलीवरी सही तरीके से करवाएंगे बिल्कुल साफ माहौल में। इसके अलावा पोस्टमार्टम हाइजीन, यानी कि डिलीवरी के बाद अपना ख्याल कैसे रखना है और किस तरीके से आपने हाइजीन मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। जो पैड्स वो फीमेल्स लगाती है वो कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली 1-2 घंटे बाद वो चेंज करती रहें, और वाइप फ्रंट टू बैक, यानी आगे से पीछे की तरफ आपने साफ करना है, वेजाइना टू एनस, ठीक है, एनस टू वेजाइना नहीं करना है। अगर इसी तरह ब्लीडिंग हो तो ब्लीडिंग आगे से शुरू करके पीछे की तरफ जाना है, पीछे से आगे की तरफ नहीं आना है। ये वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा लोकलाइज्ड इन्फेक्शन जो जगह जगह पे होते हैं, जैसे एपिजियोटमी की वजह से हुआ, जो मैंने आपको बताया, जो कट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, या पेरिनियल लेसरेशन। पेरिनियल लेसरेशन का मतलब होता है जो वेजाइना और एनस के दरमियान थोड़ा सा एरिया होता है। तो जब बेबी बड़ा होता है और वो बाहर आ रहा होता है, तो वो बड़े होने की वजह से जो फासला है वेजाइना और एनस के दरमियान, वो कट लग जाता है वहाँ पे और वो फासला ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो दोनों, मतलब दोनों में एक लेसरेशन आ जाती है, एक कट आ जाता है। इस चीज़ को हम पेरिनियल लेसरेशन कहते हैं। या वेजाइना में कोई अल्सर या लेसरेशन आ गया वल्वा वगैरह में, ठीक है, इस चीज़ को हम मतलब लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कहते हैं, जगह जगह पे थोड़े थोड़े से इन्फेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा वुंड इन्फेक्शन ऑफ इंसिजन साइट, जहाँ पे इंसिजन हुआ है, कट लगा है, ठीक है, उस वहाँ पे वुंड है, तो उस वुंड में भी इन्फेक्शन हो सकता है, उस जख्म में। इसके अलावा जो साइन, इसके साइन सिम्टम क्या होंगे, इन्फेक्शन के क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं? अच्छा, अब इन्फेक्शन के साइन सिम्टम वही कि रेडनेस होगी, वहाँ पे थोड़ा सा आपको एडिमा मिलेगा, वो जगह थोड़ी सी स्वेल होगी, फर्म फर्म यानी कि फर्म और टेंडर एजेस का मतलब यानी कि सख्त सी होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। और इसके अलावा जो जब आप उससे वो जो एजेस होते हैं, यानी कि जख्म के ऊपर जो एक कवर सा आ जाता है, अगर आप उसको हटाओगे तो उससे एक वो पस वगैरह निकलता है, और जो जख्म के अंदर चीज़ें होती हैं वो निकलना शुरू हो जाती है। जैसे नॉर्मली बॉडी के इन्फेक्शन होते हैं, वही इन्फेक्शन यहाँ पे भी है। अच्छा, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं और ज़ख्म का ख्याल रखेंगे, यही उसका ट्रीटमेंट है। अच्छा जी, ये हमने बात की पोस्टमार्टम इन्फेक्शंस की। अब हम बात करेंगे पोस्टमार्टम हेमरेज की। जब हम हेमरेज का वर्ड देखते हैं, हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग, ठीक है। तो पोस्टमार्टम ब्लीडिंग का मतलब, हेमरेज का मतलब ये होता है कि डिलीवरी के बाद जितनी भी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और ब्लड निकल रहा होता है, उस चीज़ को हम पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं, या शॉर्ट में हम उसको पीपीएच कहते हैं, पीपीएच। अच्छा, अब ये पोस्टमार्टम हेमरेज क्या होता है कि नॉर्मली एक फीमेल जो है, जब वो डिलीवरी करती है, तो डिलीवरी के बाद उसका 300 से लेके 500 ml तक ब्लड लॉस हो रहा होता है, और ये चीज़ नॉर्मल है, मतलब हर फीमेल में ये चीज़ होती है। लेकिन अगर ये चीज़ 500 ml से ज़्यादा हो जाए, अच्छा, अगर ये चीज़ 500 ml से ज़्यादा हो जाए या 1000 ml तक पहुंच जाए, पहले 24 आवर्स के अंदर, यानी बच्चा पैदा हुआ और 24 घंटे के अंदर अंदर ये 300 से 500 है तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर ये 500 से 1000 पहुंच जाए और 1000 से ज़्यादा हो जाए, फिर ये पोस्टमार्टम हेमरेज कहलाएगा, पीपीएच। और ये एक एबनॉर्मल चीज़ है, ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। अब ये इसमें हम मतलब कुछ कैटेगरीज देते हैं, एक प्राइमरी पीपीएच होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है अगर 500 हो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, वो प्राइमरी कहलाएगा पहले 24 आवर्स के अंदर। और अगर ये 500 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 1000 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और ये 24 घंटे में ये ज़्यादा हो और फिर तकरीबन ये ज़्यादा रहे आफ्टर
प्रेगनेंसी तकरीबन ये 6 हफ्तों तक रहें, ठीक है, 1-2 दिन हो ठीक हो गया फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये तकरीबन 6 हफ्तों तक रहा फिर ये खतरनाक है, फिर हम इसको सेकेंडरी पीपीएच यानी कि सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है या हम ये बात क्यों करते हैं कि इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो ये मैटरनल डेथ कॉज करवा सकता है, इसकी वजह से फीमेल की डेथ हो सकती है, क्योंकि ब्लड लॉस होता रहेगा और जब ब्लड लॉस होता है तो वो डेथ की तरफ जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताई गई है, यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी का मतलब ये होता है कि जब यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं होता, सिंपल आप यही चीज़ याद रखें, जब यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं होता इस चीज़ को हम यूट्राइन एटोनी कहते हैं, क्योंकि प्रेशर नहीं होता, वो चीज़ें उस तरह की नहीं होती जिसकी वजह से यूट्रस कंट्रैक्ट हो जाए, यूट्रस फेल टू कंट्रैक्ट, बस यही बात आप याद रखें, इसको हम क्या कहते हैं, यूट्राइन एटोनी। और जब यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं होगा तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो पोस्टमार्टम हेमरेज और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अब यूट्रस कंट्रैक्ट क्यों नहीं होगा या यूट्राइन एटोनी क्यों होगी, ठीक है, यानी यूट्रस कंट्रैक्ट क्यों नहीं होगा, इसके पीछे क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रीवियस पीपीएच यानी कभी पहले ऐसा हुआ हो, कभी पहले जो है वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पहले की डिलीवरी हो चुकी थी उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अब अगर दोबारा डिलीवरी हो गई है तो शायद उसकी वजह से, चूंकि पहले से ही वो चीज़ डैमेज थी या पहले से ही ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पहले अगर हुआ है तो ये हो सकता है। या एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि डिलीवरी होने से पहले यूट्रस में कोई वो हो चुका है, ब्लीडिंग हो चुकी है, ठीक है, और उसकी वजह से, और ज़्यादातर ये एंटीपार्टम हेमरेज जो होता है ये 28 वीक के बाद होता है, कि बेबी जब यूट्रस के अंदर होता है उसी दौरान यूट्रस में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ये भी एक मसला हो सकता है कि यूट्रस आगे जाके कंट्रैक्ट ना हो, ठीक है, और यूट्राइन एटोनी हो जाएगी, जिसको हम एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। इसके अलावा ग्रैंड मल्टी पैरिटी या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी, ग्रैंड मल्टी पैरिटी का मतलब ये होता है कि बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है, उससे ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा डिलीवरी हो चुकी है। या दूसरी चीज़ है मल्टीपल प्रेगनेंसीज, प्रेगनेंसी में हम डिलीवरी की बात नहीं करते कि बच्चे पैदा हुए या नहीं, बच्चे ज़ाया भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट बहुत बार हो चुकी है, तो दोनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें हैं एक फीमेल के साथ तो भी ये पीपीएच हो सकता है और यूट्रन एटोनी हो सकती है। इसके अलावा पॉलीहाइड्रोमिनोज, पॉलीहाइड्रोमिनोज क्या होता है, जब एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाए, एमनियोटिक फ्लूइड आपने पढ़ा है कि यूट्रस के अंदर होता है जिसमें एक बच्चा पल रहा होता है और उसमें ग्रोथ होती है बच्चे की, ठीक है, तो जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो यूट्रस को कंट्रैक्शन का मौका ही नहीं मिलता, ठीक है, और वो यूट्राइन एटोनी हो जाती है। इसके अलावा फेब्रॉइड, फेब्रॉइड आपने पढ़ा है, जो ट्यूमर वगैरह होते हैं, मासेस बन जाते हैं, यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं होगा। इसके अलावा प्लेसेंटा या प्लेसेंटल प्रीविया, प्लेसेंटल प्रीविया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा जो है वो बच्चे के इर्द गिर्द हो जाती है और स्पेशली सर्विक्स पे आके सर्विक्स को बंद कर देती हैं, ठीक है। अब जब सर्विक्स बंद होगा तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से प्लेसेंटा डैमेज हो जाएगा और प्लेसेंटा की वजह से ब्लीडिंग होगी, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और यूट्रस जो है वो कंट्रैक्ट नहीं होता। इसके अलावा प्रोलॉन्ग लेबर, लेबर बहुत ज़्यादा टाइम तक चलें, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा टाइम लग जाए तो यूट्रस एक टाइम तक तो कंट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जो यूट्रस ख़त्म हो, मतलब उसकी कंट्रैक्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, मज़ीद कंट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो इसको हम प्रोलॉन्ग लेबर या फिर आप ऑक्सीटोसिन देते हो, ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस को कंट्रैक्ट करवाते हैं, जब उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है तो यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा, वो फिर मजीद कंट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें डिफरेंट चीज़ें आपको बताई गई है, टॉन, टिश्यू, थ्रोम्बिन और ट्रॉमा, यानी कि ये 4 चीज़ें हैं, 4 टीज है, ठीक है, 4 टी। इसमें आप देखें एक टॉन होगा डिफरेंट चीज़ें के पहले किसी वजह से, ठीक है, टिश्यू डैमेज है, कोई क्लॉट है, कोई ट्रॉमा है उसकी वजह से। पहले आपको टॉन बताए गए हैं जिसमें इसमें प्रीवियस पीपीएच मैंने आपको बता दिया, प्रोलॉन्ग लेबर भी बता दिया,
या इसके अलावा एज ग्रेटर देन 40 ईयर्स, अगर कोई फीमेल जिसका एज 40 ईयर से ज़्यादा हो या 35 से ज़्यादा हो तो उसमें ये चीज़ हो सकती है, यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज और यूट्राइन एटोनी। या अगर बिग बेबी है, बता दिया मैंने कि अगर बच्चा बड़ा हो उसको पैदा होने में मुश्किल होती है, जब वो पैदा होगा तो सिजेरियन सेक्शन से पैदा होगा, या फिर अगर वो नॉर्मली पैदा होता है तो वेजाइनल एपिजॉटमी करवाएंगे, उसकी वजह से लेसरेशंस हो सकती है, तो ब्लीडिंग की तरफ बात जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी ये भी बता दिया, प्लेसेंटा प्रीविया भी बता दिया, ओबेसिटी की वजह से। ठीक है, और इसके अलावा एशियन एथनिसिटी, एशियन एथनिसिटी का मतलब होता है कि एशिया के जो लोग हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा होती है, तो ये एक वो एथनिसिटी एक जेनेटिक्स में चीज़ आ रही होती है। अच्छा, दूसरा इसमें बताया गया है कॉज टिश्यू। टिश्यू का मतलब जो टिश्यू डैमेज है, टिश्यू की वजह से जब कोई काम हो रहा होता है, उसमें पहले आपको बताया कि रीटेन प्लेसेंटा। रीटेन प्लेसेंटा का मतलब होता है जब प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर रहे, बाहर आए ही नहीं। ठीक है, जब बाहर नहीं आएगा तो यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं होगा और ब्लीडिंग अंदर ही होगी, और उसकी वजह से फिर ब्लीडिंग बाहर आएगी। इसके अलावा मेम्ब्रेन अगर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए या कोई क्लॉट है और क्लॉट की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है कि ब्लड आगे नहीं जा रहा, एक ही जगह पे है, और जब ब्लड एक ही जगह पे रुकेगा तो रप्चर हो गए वो ब्लड वेसल और ब्लड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्लॉट। इसके अलावा थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में आपको एब्रॉप्शन का बताया गया है। एब्रॉप्शन मतलब यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा या यूट्रस जो है वो रप्चर हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है, और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई बहुत ज़्यादा। हम हेमरेज की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें सब हम ब्लीडिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। या दूसरा पीईटी, पीईटी हम कहते हैं प्री एक्लेम्शिया को, लेकिन प्री एक्लेम्शिया के साथ हम एक और वर्ड जोड़ देते हैं, प्री एक्लेम्शिया टॉक्सीमिया, इसलिए पीईटी कहते हैं। प्री एक्लेम्शिया के ऊपर हमने बात की थी कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें फिट्स वगैरह पड़ते हैं और प्रोटीन निकलते हैं यूरिन में। हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा पायरेक्सिया, हम कहते हैं फीवर को, फीवर की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इंट्रायूट्राइन डेथ, या इंट्रायूट्राइन डेथ मतलब अंदर ही जो बच्चा है, ठीक है, जो बेबी है उसकी डेथ हो चुकी है और ब्लीडिंग उसकी वजह से स्टार्ट हो चुकी है, तो शायद इसकी वजह से भी वो यूट्रस कंट्रैक्ट ना हो और हेमरेज होगा। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड जो अभी हमने बात की, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्लॉट्स वगैरह करवाएंगे। या फिर अगर किसी को कोई पहले से बीमारी है, डीआईसी, डीआईसी आपने पढ़ा होगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में और वो जगह जगह पे जगह जाके क्लॉट बनवाते हैं। ठीक है, तो जब वो क्लॉट बनते हैं तो क्लॉट बहुत ज़्यादा बनेंगे तो सारे के सारे प्लेटलेट्स वहाँ यूज़ हो जाएंगे। जब वो यूज़ होते हैं तो अगर उस दौरान कोई ब्लीडिंग हो जाएगी तो उस ब्लीडिंग को रोकने वाले कुछ प्लेटलेट्स नहीं होंगे, तो इसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ट्रॉमा, ट्रॉमा में सिजेरियन सेक्शन, वही बात के ट्रॉमा कर रहे हो, एक बिल्कुल ट्रॉमा है ना, आप सर्जरी करवा रहे हो तो ट्रॉमा ही है, उसमें आप सिजेरियन सेक्शन करवा रहे हो तो वो हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। इसके अलावा इमरजेंसी डिलीवरी होती है अचानक ही, तो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। पेरिनियल ट्रॉमा, वही बात, पेरिनियल ट्रॉमा हमने क्या बात की कि जो दो एरिया होते हैं वेजाइना और एनस के दरमियान, उसका ट्रॉमा हो जाएगा। या ऑपरेटिव डिलीवरी, वही बात के ऑपरेशन के ज़रिए बच्चे पैदा होते हैं तो ब्लीडिंग और ये सारी चीज़ें। वेजाइनल एंड सर्वाइकल टीयर्स, जो दरारें वगैरह पड़ती हैं, टीयर्स पड़ती हैं, और यूट्राइन रप्चर। ठीक है, ये सारे ट्रॉमा अगर हो जाएं तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, अब हमने ब्लीडिंग के कॉजेज और उसके रूट्स मालूम किए हैं कि किस किस वजह से हो सकती है, तो अब हम इसके प्रिवेंशन पे आते हैं कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो हमें रिस्क फैक्टर का पता होना चाहिए कि किस वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल एनीमिया को हम पहले ही ट्रीट करेंगे, कोई फीमेल जो कि एनेमिक है तो उसको हम डिलीवरी से पहले ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये फिर हेमरेज की वो ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज जो है आपको पता है लेबर के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जो होता है उसमें सर्विक्स ओपन होता है, दूसरे स्टेज में डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, और तीसरे स्टेज में प्लेसेंटा निकल आता है। ठीक है, तो जब प्लेसेंटा हम निकालते हैं तो प्लेसेंटा के निकालने की वजह से, क्योंकि आप एक पूरा टिश्यू निकाल रहे हो बॉडी से,
तो ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रोफेशनल होगा और उसको अच्छी तरीके से निकालना है ताकि कम से कम ब्लीडिंग हो। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है इसको हमने एक्टिवली मैनेज करना है, देखना होता है एहतियात के साथ, ठीक है। इसके अलावा प्रोफाइलेक्टिक ऑक्सीटोसिन लिखा हुआ है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पीपीएच। जब हम ऐसे एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं और कुछ ऑक्सीटोसिन देते हैं तो वो भी पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हैमरेज को रोक सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीटोसिन यूज होते हैं। ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कंट्रैक्ट करवाते हैं। जब यूट्रस कंट्रैक्टेड रहता है तो उसकी वजह से वो ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आगे आपको पीपीएच बाई 60% बताया गया है, यानी कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, 60% से ज़्यादा हो जाए तो हम ऑक्सीटोसिन और ऑक्सीटोसिन के साथ कुछ और मेडिसिन जैसे कि एर्गोमेट्राइन और मेथर्जिन वगैरह देते हैं, जो ब्लीडिंग को रोकते हैं, ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करते हैं चाइल्ड बर्थ के बाद। अब ये हम डिफरेंट वो डोज देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो हम 5 यूनिट्स देते हैं आईएम, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के आप 5 यूनिट दोगे और आईएम दोगे जब वेजाइनल डिलीवरी होती है। और अगर ये एलएससीएस जो लिखा हुआ है, लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन, यानी कि आप समझ लो कि सी सेक्शन हुआ है, ठीक है। उस सिचुएशन में आप ये आईवी दोगे और 5 यूनिट्स वही भी दोगे लेकिन आईवी दोगे, ठीक है। अगर वेजाइनल डिलीवरी है तो आईएम दोगे और उसमें हम देखते हैं 5 यूनिट्स ही देते हैं। इसके अलावा कंसिडर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, वही बात कि इन्फ्यूजन बना के देना पड़ता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अच्छा जी, आगे जो है आपको इसका ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर बताया गया है पोस्टपार्टम हेमरेज का, कि ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर कैसे करना है। सबसे पहले फंडल मसाज, वही बात कि हम क्या करते हैं, जो फंडस का एरिया होता है यूट्रस का ऊपर की तरफ जो एरिया होता है उसको कहते हैं फंडस, उसको हम मसाज करते हैं। अगर यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं हो रहा हो तो, ठीक है, हम उसको मसाज करेंगे। इसके अलावा बाईमैनुअल कंप्रेशन, बाईमैनुअल कंप्रेशन में हमने पढ़ा था कि ये, या शायद हमने ये नहीं पढ़ा, बाईमैनुअल कंप्रेशन में क्या होता है कि एक हाथ जो है वो एब्डोमेन पे रखते हैं और एक हाथ जो है वो वेजाइना के अंदर लेके जाते हैं और दोनों हाथों से यूट्रस को कंप्रेस करते हैं। तो यूट्रस जो है वो मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन की तरफ आ जाता है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कंट्रैक्टेड हो तो। इस चीज़ को हम बाईमैनुअल कंप्रेशन कहते हैं। इसके अलावा वाइटल साइंस वगैरह देखेंगे, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है तो या बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको हम मैनेज करेंगे, फीवर वगैरह को देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेडिकेशन देते हैं जैसे पिटोसिन जो ऑक्सीटोसिन के नाम से आते हैं और मेथर्जिन, ये सारी चीज़ें देखते हैं ताकि उसकी वजह से ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। इसके अलावा हम करते हैं डी एंड सी हिस्टेरेक्टमी और ब्लड रिप्लेस करवाते हैं। डी एंड सी का मतलब होता है डायलेशन एंड करेटेज। डायलेशन एंड करेटेज में क्या होता है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ अनवांटेड फीटस। मतलब ये कि अंदर जो फीटस है वो जो मतलब ख़राब है या मिसकैरेज हुआ है, एबॉर्शन है, उसको हम सर्विक्स के ज़रिए रिमूव करें और यूट्रस के जो ख़राब जो वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी है, ठीक है, जो लेयर्स है उसको रिमूव करना डी एंड सी, डायलेशन एंड करेटेज कहलाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। इसके अलावा हिस्टेरेक्टमी करते हैं। हिस्टेरेक्टमी में अगर यूट्रस कंट्रैक्टेड रहता है, रिलैक्स नहीं हो रहा, उसके अंदर वो कचरा वेस्ट प्रोडक्ट सारा जमा हुआ है, तो उसको हम हिस्टेरेक्टमी करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा यूट्रस ही रिमूव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड रिप्लेस करवाएंगे। और जो भी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, जितनी ब्लीडिंग हो रही है उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे, यानी कि उसको हम लिखेंगे कि इतनी ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। इसके अलावा CNB 10 to 15 लीटर पर मिनट, वही बात, फ्लूइड मैनेज करवाना, ठीक है। और ऑक्सीजन बाई फेस मास्क, ऑक्सीजन देना है, फेस मास्क लगाना है। किनुलेशन हम देते हैं, 14 गेज का किनुला लगाते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है, तो इसमें से वो फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में जाएगा, क्योंकि यूट्रस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हैमरेज हो रहा है। तो यूट्रस को और ब्लीडिंग को रोकने के लिए या फिर उस जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको रिसाइकिल करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ्लूइड देंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देने के लिए हम उनको ज़्यादा मतलब बड़ा वो किनुलेशन करेंगे 14 गेज का, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है। इसके अलावा आप कुछ ब्लड उनको ट्रांसफ्यूज करवा सकते हो, ठीक है।
UNE करवा सकते हो, यूरिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, यानी कि जितने भी यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको रिफ्लेक्स करवाएं। क्लॉटिंग क्रॉस मैच, क्लॉटिंग क्रॉस मैच का मतलब ये होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सिंपल आप ये याद रखें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक बंदे से आप ब्लड लो और दूसरे को दो, लेकिन आप देखोगे ना कि उसका ब्लड उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं। अगर आप उसका ब्लड बी है और आप किसी ए वाले बंदे का ब्लड दे रहे हो, वो मैच नहीं होगा तो क्लॉट होगा, क्लॉट्स बनेंगे फीमेल के बॉडी में उसके खिलाफ, तो वो चीज़ नहीं होगी। सिंपल आप ये चीज़ याद रखें। इसके अलावा 2 लीटर ऑफ क्रिस्टलॉइड रेपिडली, क्रिस्टलॉइड जो होते हैं ये मतलब जैसे ड्रिप्स वगैरह होते हैं या जो इन्फ्यूजन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स और सल्यूट्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ जैसे NS और रिंगर और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, वो लगा देते हैं ताकि फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो। इसके अलावा अगर ब्लड ना मिले या कोई उसके मैच का ब्लड आपको नहीं मिल रहा हो तो आपके पास ओ नेगेटिव ब्लड होना चाहिए। ओ नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी कि ये ब्लड आप किसी को भी लगा सकते हो, किसी भी ब्लड ग्रुप का बंदा हो उसको आप ओ नेगेटिव लगा सकते हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपके पास ओ नेगेटिव ब्लड भी होना चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं लेसरेशन के ऊपर। लेसरेशन में मैंने आपको बता दिया कि जो दरारें पड़ जाती हैं, जो लेयर्स ख़राब हो जाती हैं और मतलब जिस तरीके टियर एंड वियर होता है उसको हम कहते हैं लेसरेशन, ठीक है, कट्स लग जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, यानी कि किसी वजह से हो जो पहले से बॉडी में मौजूद हो, जैसे कि स्पॉन्टेनियस और प्रेसिपिटस डिलीवरी। स्पॉन्टेनियस और प्रेसिपिटस डिलीवरी का मतलब होता है कि हॉस्पिटल के बाहर हो, भले घर में डिलीवरी हो जाए या घर से हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में डिलीवरी हो जाए, इसको हम स्पॉन्टेनियस डिलीवरी कहते हैं या प्रेसिपिटस डिलीवरी कहते हैं। अब ये जब ये डिलीवरी होगी तो रास्ते में लोग इतने ट्रेन नहीं होते, आपके पास डॉक्टर वगैरह नहीं होता, वो इमरजेंसी हो जाती है। उस सिचुएशन में काफ़ी सारे लेसरेशंस यानी कि कट और वेयर एंड टियर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न। दूसरा, बच्चे का साइज क्या है, प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चा यूट्रस में किस पोजीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है, और पोजीशन ऑफ द बेबी वही लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर पेल्विस कंट्रैक्टेड हो तो ये भी लेसरेशन की तरफ जा सकता है, ठीक है। वल्व्यूलर, सर्वाइकल, पेरिनियल और यूरेथ्रल वेजाइनल वेरिसेस। वेजाइनल वेरिसेस का मतलब होता है कि वेन्स वहाँ पे डैमेज हो जाएंगे, वेरिकोज वेन हो जाते हैं क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वेन डैमेज हो जाएंगे तो ब्लीडिंग की तरफ वो भी चीज़ जा सकती है। इसके अलावा साइन सिम्टम देखेंगे तो जो ब्लीडिंग आ रही होगी, यानी कि जो लेसरेशंस होती है और उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होगी, वो आपको साइन सिम्टम कैसे महसूस होंगे, तो ब्राइट रेड ब्लीडिंग, यानी कि बिल्कुल रेड कलर की होगी, जिसमें आपको मतलब बिल्कुल फ्लो के साथ आता हुआ मिलेगा और उसमें आपको यूट्रस के मतलब कुछ पार्टिकल्स भी मिलते हैं, क्लॉट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। और यूट्रस उसमें सख्त रहेगा, मतलब कंट्रैक्ट, फर्म फर्म जिसको हम कहते हैं। हाइपोवेलेमिया, हाइपोवेलेमिया पता है ना, मतलब डिहाइड्रेशन जिसको हम कहते हैं, या ब्लड लॉस की वजह से पानी की कमी आ जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, दैट इज हाइपोवेलेमिया। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर क्या होगा, यानी कि जो भी आ, वो हो गए लेसरेशन या रप्चर हो गए, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो हम पहले तो उसको देखेंगे कि भाई कितना लेसरेशन है, इंस्पेक्शन करेंगे ना, तो बर्थ कैनाल जितना भी होगा उसको हम देखेंगे, पहले मालूम करेंगे कि लेसरेशन कितनी हुई है। फिर सूचर्स एनी ब्लीडर, यानी कि वो सूचर्स लगा देना, स्टिचेस लगा सकते हैं, स्टिचेस से आप उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हो। या फिर इसके अलावा वेजाइनल पैक, नर्स में रिमूव एंड असेस ब्लीडिंग आफ्टर रिमूवल, जो भी ब्लीडिंग है या अंदर क्लॉट्स वगैरह बने हुए वो आप हटाएं, और वेजाइनल जो है वो आप उसको मतलब एक किस्म का पट्टी वगैरह करके या फिर इसी तरीके से आप उसको एक किस्म का पैक करें, ठीक है। एंड ब्लड रिप्लेसमेंट, या ब्लड रिप्लेसमेंट तो आपको पता है ब्लड वगैरह दे दें। ये आपको एक टेस्ट बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं कि एक फीमेल है मिसेस बी, वो डिलीवर्ड वेजाइनली, उसका बच्चा पैदा हुआ वेजाइना के थ्रू, और पोस्टमार्टम में आप देख रहे हो, आप असेसमेंट कर रहे हो कि उसका आ रहा है लोशिया रबरा। लूशिया रबरा जो होता है, ये ब्लड होता है जो कि मतलब डिलीवरी के बाद आता है, उसमें आपको म्यूकस डिस्चार्ज और यूट्राइन टिश्यू और ये सारी चीज़ें मिलती है। तो आप देखोगे कि ये चीज़ नॉर्मल है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपको बताया गया दैट इज रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स। अच्छा, रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट क्या होते हैं कि
प्लेसेंटा का कोई फ्रेगमेंट, प्लेसेंटा का कोई हिस्सा अंदर ही रह जाए और पूरा का पूरा प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ सेपरेट ना हो, इस चीज को हम रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट कहते हैं। रिटेन का मतलब क्या होता है, बकाया रह जाना, ठीक है, तो यही आप याद रखें। अब इसमें क्या होगा कि यूट्रस आपको बॉगी टाइप मिलेगा, रिलैक्स रहेगा, ठीक है, और उस प्लेसेंटा के इनकम्प्लीट होने की वजह से ब्लीडिंग होगी, और वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा डार्क रेड होगी, यानी कि आपको इस तरह जैसे मैरून कलर होता है ना, उसी तरह की आपको ब्लीडिंग मिलेगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट में हम डी एंड सी करते हैं, जो आपको मैंने बताया, डायलेशन एंड कैरोटिज। एक हाथ आप एब्डोमेन पे रखेंगे, एक वेजाइना में लेके जाएंगे और थ्रू मैनुअली आप उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप उसको ऑक्सीटोसिन दोगे। ऑक्सीटोसिन के एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होगा कि यूट्रस कंट्रैक्ट हो जाएगा। यूट्रस कंट्रैक्ट हो जाएगा तो ब्लीडिंग रोक सकते हैं। और इसके अलावा प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक दोगे तो इन्फेक्शंस कम होंगे और ब्लीडिंग रोक सकती है। अच्छा, नेक्स्ट आपको बताया गया है हेमाटोमा। हेमाटोमा का मतलब होता है ब्लीडिंग, यानी अंदर की तरफ जब ब्लड हो जाए, ब्लीडिंग हो जाती है और वो एक जगह पे रुक जाए, वो आगे नहीं आ रहा, फ्लो नहीं कर रहा, इस तरह के ब्लीडिंग को हम कहते हैं हेमाटोमा, ठीक है। अब ये हेमरेज में ब्लीडिंग मतलब फ्लो कर रहा होता है और हेमाटोमा में फ्लो नहीं है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब जब किसी को हेमाटोमा हो, यानी अंदर ब्लीडिंग हो रही है और एक जगह पे रुक रही है, तो उसका साइन सिम्टम क्या होंगे, पेन होगा, डीप सीवियर अनरिलीव्ड फीलिंग ऑफ प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है और एक किस्म का दबाव उनको महसूस होता है कि अंदर से कोई चीज़ दबाव डाल रहा है, ठीक है। ये हेमाटोमा का एक बड़ा साइन सिम्टम होता है। इसके अलावा मेनी टाइम ब्लीडिंग इज कंसील्ड, यानी कि ब्लीडिंग अंदर की तरफ ही होती है, वो बाहर नहीं आ रही। और मेजर सिम्टम इज रेक्टल पेन एंड टैकीकार्डिया। इसका मेजर वो क्या होता है, क्योंकि यूट्रस के अंदर अगर हेमाटोमा हो रहा है तो उसका प्रेशर पड़ेगा रेक्टम पे, क्योंकि वो रेक्टम के पास ही है, ठीक है। तो रेक्टम पेन होगा और टेकीकार्डिया हो सकता है, हार्ट बीट फास्ट हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि मे हैव टू बी इंसाइज्ड एंड ड्रेन्ड। सिरिंज अक्सर डाल देते हैं थ्रू एब्डोमेन, सिरिंज के जरिए या वेजाइना के जरिए आप उसको इंसिजन करोगे, थोड़ा सा कोई होल करके उसको निकाल सकते हो, ड्रेन कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कोई बड़ा मसला नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस का मतलब क्या होता है कि यूट्रस का बाहर की तरफ आना। जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो यूट्रस का जब बाहर आता है, अब वेजाइना के थ्रू बिल्कुल बाहर ही आ जाता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। इसमें क्या लगे, द यूट्रस इन्वर्ट्स टू टर्न इनसाइड आउट आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद वो बिल्कुल आउट आ जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स है, जैसे कंप्लीट इन्वर्जन और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में पूरा का पूरा यूट्रस बाहर की तरफ आएगा, इनकम्प्लीट में बाहर तो नहीं आता लेकिन काफी आगे आ चुका होता है, तो जब आप उसको फील करेंगे तो आपको वो मास फील होगा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट में पूरा नहीं आता, कंप्लीट में पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। भले आप इसको इन्वर्जन ऑफ यूट्रस गूगल पे जाके देख सकते हैं, आपको वो पिक्चर नजर आएगी। यहाँ पे हम शो नहीं कर सकते क्योंकि वो यूट्यूब की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, ठीक है, तो आप गूगल पे देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं कि यूट्रस क्यों बाहर की तरफ आता है। तो ट्रैक्शन ऑन द कॉर्ड बिफोर द प्लेसेंटा हैज सेपरेटेड, यानी कि प्लेसेंटा में हम कॉर्ड्स लगाते हैं ना, वो जो काटते हैं, तो वो कब लगाते हैं, जब यूट्रस जो प्लेसेंटा बिल्कुल सेपरेट हो जाए हम वो फिर लगाते हैं। लेकिन आपने क्या किया कि यूट्रस से प्लेसेंटा अभी सेपरेट ही नहीं हुआ है और आपने कॉर्ड्स लगाए हैं, तो उस कॉर्ड्स की वजह से उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो बाहर की तरफ खिंच जाएगा, ठीक है। जब बाहर की तरफ वो खींचेगा तो आएगा बाहर और यूट्रस इन्वर्जन हो जाएगी। इसके अलावा डोंट पुल द कॉर्ड ऑनली, वही बात कि आप खींचोगे नहीं, पुल नहीं करोगे अपनी तरफ, ठीक है। जब तक वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं होगा ना यूट्रस से प्लेसेंटा, तो आप खींचोगे नहीं, वरना उसके साथ यूट्रस बाहर की तरफ आ जाता है। इसके अलावा इनकरेक्ट ट्रैक्शन एंड प्रेशर अप्लाई टू द फंडस। आप फंडस के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो कि वो पूरा आपने यूट्रस को ही धकेल दिया और बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। जब यूट्रस फ्लैशड होता है, फ्लैशड मतलब ये कि यूट्रस जब कंट्रैक्ट नहीं होता और आप उसके कंट्रैक्ट होता है तो मतलब टाइट होगा ना, जब कंट्रैक्टेड कोई चीज होती है तो टाइट, तो फिर आप उसके ऊपर प्रेशर डालोगे वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन जब यूट्रस रिलैक्स है, फ्लैशड है, फ्लैशड मतलब जब कंट्रैक्ट नहीं है, ठीक है,
और आप उसको बाहर की तरफ लेके प्रेशर डालोगे फंडस वाले एरिया पे, ठीक है, तो वो बाहर आएगा और इस चीज को हम वही कहते हैं यूट्रस इन्वर्जन कहते हैं। ये आपको उसके कुछ डायग्राम्स बताए गए हैं कि पहले उसके साथ प्लेसेंटा अटैच है और आप उसको बाहर की तरफ खींच रहे हो तो ये हो जाएगा, या फिर आप फंडस के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो कि पूरा का पूरा यूट्रस ही बाहर की तरफ आ गया, ठीक है, तो ये दूसरा इन्वर्जन हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि आप यूट्रस को मैनुअली रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि यूट्रस को हाथों से ही अंदर की तरफ लेके जा सकते हो, ठीक है। कम्बैट शॉक विच इज यूजुअली आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द ब्लड लॉस, यानी कि वही जो ब्लड लॉस होता है, आप ब्लड रिप्लेस कराओ, बॉडी फ्लूइड और वो सारी चीज़ें करवाओ, ऑक्सीटोसिन दे दो, ऑक्सीटोसिन से वो क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, तो बाहर आने का खतरा ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं जो इन्फेक्शन वगैरह होंगे उसको ठीक कराने के लिए। अच्छा, may need to insert a nasogastric tube to minimize a paralytic ileus। पैरालाइटिक इलियस का मतलब क्या होता है कि यूट्रस की वजह से, यूट्रस के प्रेशर की वजह से जो आसपास के इंटेस्टाइन होते हैं उसमें जो फूड का फ्लो होता है ना वो कम हो जाता है, वो मतलब जाता नहीं है। आपको पता है इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, तो जब वो यूट्रस के साथ मसले चल रहे होंगे तो इंटेस्टाइन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा होगा और इंटेस्टाइन का फ्लो जो है वो रुक जाएगा, जिसको हम कहते हैं पैरालाइटिक इलियस। पैरालाइटिक इलियस का मतलब क्या होता है, जब इंटेस्टाइन के फ्लो में, उसके बहाव में और उसमें जो चीजें जा रही होती उसमें एक स्टॉपेज आ जाए, जब वो स्टॉप हो जाए, किस वजह से स्टॉप होगा, उसकी वजह से, यूट्रस की वजह से। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एनजी ट्यूब डालते हैं और जो भी कंटेंट होता है मैदे के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर वो निकाल देते हैं ताकि वो पैरालाइटिक इलियस ना हो, ठीक है। इसके अलावा नर्स को हम, जो आसपास के नर्स होते हैं उनको हम नोटिफाई करेंगे कि भाई इस तरह के कंडीशंस है इस पेशेंट के साथ, और आप उनका मसाज करोगे यूट्रस का, तो मसाज के वक्त आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा प्रेशर ना डलें और उसकी वजह से दोबारा से वो यूट्रस इन्वर्जन ना हो, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया गया है प्लेसेंटल एक्रीटा। प्लेसेंटल एक्रीटा का मतलब क्या होता है, इसमें जैसे क्या लिखा हुआ है, ऑल और पार्ट ऑफ डिसेडा डिसेडोवा बेसिलस। डिसेडोवा बेसिलस नॉर्मली वो चीज़ होती है जो यूट्रस के अंदर टिश्यू होते हैं जिससे प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा जिसके साथ अटैच होता है मदर की तरफ से जिन टिश्यू के साथ, ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिसेडोवा बेसिलस। डिसेडोवा बेसिलस जो है नॉर्मली वो बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये डेसर्डोवा बेसिलस होता ही नहीं है और प्लेसेंटा बिल्कुल मसल्स में जाके अंदर की तरफ कंट्रैक्ट यानी कि अटैच हो जाता है, डेसर्डोवा डेसर्डोवा बेसिलस नहीं है। तो प्लेसेंटा ने क्या किया, प्लेसेंटा उस चीज को छोड़ के बिल्कुल यूट्रस के मसल्स के साथ टाइटली बाइंड हो गया, ठीक है, वहां पे अटैच हो गया। अब ये यूट्रस के मसल्स में ग्रो कर रहा है और जब ये आप मसल्स में ग्रो करोगे, ठीक है, यानी कि ये प्लेसेंटा ग्रो करेगा, तो फिर ये बाहर की तरफ नहीं आएगा क्योंकि वो इतना टाइटली अंदर बांधा हुआ है कि जब आप उसको लाते हो बाहर की तरफ या उसको डिटेच करने की कोशिश करते हो तो वो डिटेच नहीं होता, जैसे आप डायग्राम में देख भी सकते, काफी अंदर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। जब वो डिटेच नहीं होगा, इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। प्लेसेंटा एक्रीटा में सिंपल यही बात आप याद रखें कि प्लेसेंटा जो है वो डिसेडोवा बेलिस की बजाय यूट्रस में, यूट्रस के मसल्स के साथ अंदर की तरफ अटैच हो जाता है और फिर बाहर निकलने में मुश्किल होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, साइन सिम्टम क्या होता है कि ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर द प्लेसेंटा डज नॉट वांट टू सेपरेट। वही बात, जब आप प्लेसेंटा, थर्ड स्टेज क्या होता है, मैंने आपको बताया प्लेसेंटा का रिमूवल, ठीक है, जब आप उसको रिमूव करते हो तो वो रिमूव होता नहीं है, मुश्किल होती है, ठीक है। अटेम्प्ट टू रिमूव द प्लेसेंटा इन द यूजुअल मैनर और अनसक्सेसफुल, जिस तरह हम नॉर्मली वो करते हैं तो वो रिमूव नहीं होता, मसले होते हैं। एंड लेसरेशन और परफोरेशन ऑफ द यूट्रस में ऑकर, यानी कि जब आप उसको रिमूव करने की कोशिश करते हो तो यूट्रस में दरारें पड़ सकती हैं या उसमें होल्स वगैरह बन सकते हैं क्योंकि वो काफी टाइटली बांधा हुआ होता है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में ट्रीटमेंट क्या होगी, हम इसको कैसे रिमूव करेंगे, if it is only small portion that are attached then these may be removed manually। अगर थोड़ा सा कोई पार्ट है तो आप
हाथ के जरिए उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा वो है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्लेसेंटा अटैच है अंदर की तरफ, तो फिर हम हिस्टेरेक्टमी की तरफ जाते हैं। हिस्टेरेक्टमी में जो है वो यूट्रस खोल के उसकी सर्जरी करके उसको यूट्रस को रिमूव कर देते हैं या फिर प्लेसेंटा को रिमूव कर देते हैं, यानी कि थ्रू सर्जरी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट पोस्टपार्टम इन्फेक्शन एंड पोस्टपार्टम हेमरेजेस। आई होप कि आपको आ गया होगा समझ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।